हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रेया है और ये पार्ट 3 है मेरे कलेक्शन वीडियो का। अब आपने क्लिक कर ही दिया है वीडियो, तो आप इसको लाइक भी करके जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तक हम लोग लास्ट डील कर रहे थे। तो उसमें हम देखे थे कि कैसे एक अकाउंटिंग लाइफ को, बिज़नेस की एक अकाउंटिंग लाइफ को इस कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो दैट हम कंपेयर कर पाएँ उसको अच्छी तरीके से और उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला पाएँ। अब जो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं दैट वुड बी द कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलो तो देखते हैं। The cost concept required that all assets are recorded in the books of account at their purchase price, which includes cost of acquisitions, transportation, installation, making the asset ready to use. To illustrate, on June 2000, ये तो एग्जाम्पल है, तो मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट चाहता है कि जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, जितने भी एसेट्स आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो वो उसके परचेस प्राइस पे करो, ना कि हर साल उसकी जो मार्केट वैल्यू बदल रही है उस हिसाब से आप हर साल चेंजेस ला रहे हो। आप जिस टाइम पे उसको परचेस किए थे उसकी जो भी अमाउंट आपको आई थी, टोटल एक्सपेंस सारा मिला के, अब ये एक्सपेंस सिर्फ इतना नहीं कि आप सिर्फ जो खरीदे हो, खरीदने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अपने फैक्ट्री साइट तक लाना, जो लेबर्स उसको इंस्टॉल करें आपके बिज़नेस में, जितनी भी आपका क्या बोलते हैं, ख़रीदने से लेके, कॉस्ट में लगाने से लेके, कंपनी तक लाने तक के बीच में, मतलब फैक्ट्री तक लाने तक के बीच में उसकी जितनी भी कॉस्ट पड़ी है आपको, वो सारी चीज़ें आपकी परचेस प्राइस में इंक्लूड होती है। तो हम लोग जो भी एसेट्स की वैल्यू लिखते हैं वो परचेस प्राइस के बेसिस पे लिखते हैं, ना कि समझ लो कि कोई आपका मशीन है जो फ्लक्चुएट हो रहा है, जिसकी 2 लाख थी, अभी वो मार्केट वैल्यू उसकी हाइप हो गई है, वो 1.5 लाख में मिलने लगा है। ठीक है, तो हमको उस हिसाब से नहीं लिखना है, हमको लिखना है परचेस प्राइस पे। जिस प्राइस में हमने उसको ख़रीदा था उसी प्राइस में हमको शो करना है अपने बिजनेस के बैलेंस शीट में। अभी देखते हैं आगे। टू इलस्ट्रेट, on June 2005, an old plant was purchased for rupees 50 lakh by Shiva Enterprise, which is into the business of manufacturing detergent powder. तो ये शिवा एंटरप्राइज करके एक मैन्युफैक्चर जो डिटर्जेंट पाउडर मैन्युफैक्चर करते हैं, उन्होंने 50 लाख रुपीज़ की एक ओल्ड प्लांट ख़रीदा है। और इसमें लिखा है कि an amount of 10,000 was spent on transporting the plant to the factory site. In addition, 15,000 was spent on repair for bringing the plant into running position and 25,000 on its installation. ठीक है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि सिर्फ 50,000 का ही वो प्लांट है। वो प्लांट में आपका ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट हम 10,000 ऐड करेंगे, साथ में उसमें जितना भी रिपेयरिंग में उसको ठीक से फिर से चलाने के लिए 15,000 रुपये खर्च हुआ है उसको ऐड करेंगे, और फिर इंस्टॉलेशन, उसको फैक्ट्री तक इंस्टॉल करने तक का जो भी चार्जेस, लेबर चार्जेस जो भी है, वो हम इसमें इंक्लूड करेंगे। देन फाइनली उसकी वो वैल्यू होगी उस मशीन की, उसकी परचेस प्राइस, फिर ये सबको ऐड करने के बाद कहलाएगी। ठीक है, द टोटल अमाउंट एट विच प्लांट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट वुड बी द सम ऑफ ऑल दिस, दैट इज 50,50,000। ठीक है, तो 50,50,000 विल बी द परचेस प्राइस विच विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, जो भी पर्टिकुलर एसेट है। The concept of cost is historical in nature, as it is something which has been paid on the date of acquisition and does not change year after year. जो ये कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपके हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिया जाता है। मतलब अभी जो करंट आपकी कॉस्ट चल रही है उस कॉस्ट पे आप नहीं अकाउंटिंग करते हो, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, कि आप हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो आप पीछे अपने पास्ट में उसको किस अमाउंट में एक्वायर किए थे वो अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम अकाउंटिंग में वो इस्तेमाल करते हैं, वो अमाउंट। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ बिल्डिंग हैज़ बीन परचेस्ड बाय अ फर्म फॉर 2.5 करोड़, द परचेस प्राइस विल रिमेन द सेम फॉर ऑल ईयर्स टू कम, दो इट्स मार्केट वैल्यू में चेंज। ठीक है, कि अगर हम कोई बिल्डिंग 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं तो वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड में 2.5 करोड़ ही रुपए शो करेगी। ठीक है, भले उसकी मार्केट वैल्यू चेंज होते रहे ईयर आफ्टर ईयर। ओके, अडॉप्शन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट
brings in objectivity in recording as the cost of acquisition is easily verifiable from the purchase document। ठीक है, ये जो हम अडॉप्ट कर रहे हैं कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम रिकॉर्ड करें तो हमारे पास एक एविडेंस, क्योंकि जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास जो भी रिसिप्ट है, जो भी हम ख़रीदे हैं, आपका परचेस किए हैं, है ना, उसका अमाउंट लिखा होगा, तो वो एज उसका जो डॉक्यूमेंट है ना, वो एज एन एविडेंस हमारे लिए रहेगा कि कभी भी हमारी अकाउंट की ऑडिट होगी तो हमारे पास वो एज एन एविडेंट है। बट जब मार्केट वैल्यू लगातार बदलने लगती है, हर साल बदल रही है उस पर्टिकुलर एसेट की, तो उसके लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो सपोर्ट कर पाए कि उसकी वैल्यू अब ये है। बट जो हम ख़रीदे हैं वो जो डॉक्यूमेंट है वो सपोर्ट करते हैं इस कॉस्ट को। कभी भी कोई एग्जामिन करने आएगा हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड, तो हमारे पास एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट रहेंगे। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसलिए ये एजम्पशन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही उस चीज़ों को लिखते हैं, हम इंक्लूड करते हैं। नाउ on the other hand, it is not reliable as the value of an asset may change from time to time, making the comparison between one period to another rather difficult। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ये भरोसे करने लायक क्या बोलते हैं, ये तरीका भी नहीं है कि आप हर साल उसके अमाउंट को बदल रहे हो, क्योंकि क्या होता है कि हम टाइम टू टाइम कंपैरिजन करते हैं और ऐसे अमाउंट में हमारे एसेट्स की प्रॉपर्टी, हमारे बिजनेस के प्रॉपर्टी के अमाउंट में फ्लक्चुएशन होती रहेगी बार बार, तो हम कंपैरिजन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको कंपैरिजन के लिए यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोई रूल ऐसा होना चाहिए जो यूनिफॉर्म हो सबके लिए, और उसी में मतलब कि और उस बेसिस पे हम लोगों की परफॉर्मेंस को जज करें। अब फ्लक्चुएट होता रहेगा तो फिर कंपैरिजन मुश्किल होगा ना। However, an important limitation of historical cost basis is that it does not show the true worth of business। अब देखो, अब इतनी तो इसका क्या बोलते हैं एडवांटेज हो गया, अब लिमिटेशन भी तो कुछ होगा। तो इसका जो लिमिटेशन हिस्टोरिकल कॉस्ट का है वो ये है कि वो ट्रू वैल्यू, ट्रू वर्थ बिज़नेस की शो नहीं करती है। कभी कभी क्या होता है कि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही जब चीज़ें बनाते हैं और पता चलता है मार्केट वैल्यू हमारे बिज़नेस की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे एसेट्स की, और हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के चक्कर में हिस्टोरिकल कॉस्ट ही लिखते हैं, तो ये ट्रू वर्थ ने हमारी बिज़नेस की शो नहीं करती है। हम जो शो करते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे हमारा वर्थ शो करते हैं, बट एक्चुअल में अगर मार्केट से देखा जाए तो शायद हमारे एसेट की वैल्यू डबल है। तो ये इसका लिमिटेशन है कि ये आपका ट्रू वर्थ ऑफ द बिज़नेस को नहीं शो कर पाती है, एंड मे लीड टू हिडन प्रॉफिट्स, और हिडन प्रॉफिट्स को छुपा देती है आपके अकाउंट्स में। And during the period of rising price, the market value or the cost at which the asset can be replaced are higher than the value at which are shown in the books of account। जैसे मैंने बताया, ठीक है, in case where market value are very rising of that assets, of that particular asset, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वो हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो उसको कम शो कर रही है, जैसे मैंने बताया, और इट्स लीड टू हिडन प्रॉफिट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, है ना। Now the second concept is dual aspect concept, है ना। Dual aspect is the foundation or basic principle of accounting। It provide very basis for recording business transaction into the books of account। ठीक है, ये dual aspect जो concept है, ये ना एक basis है अकाउंटिंग करने का, है ना, सही अकाउंटिंग करने का, क्योंकि ये हमको बिज़नेस के जो भी ट्रांजैक्शन हैं उसको कैसे रिकॉर्ड करना है उस चीज़ को बताती है ना। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूअल और टू फोल्ड इफेक्ट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको बोलती है कोई भी जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं हमारे बिजनेस में उसका दो साइड होता है ना, एंड शुड देयर फॉर बी रिकॉर्डेड एट टू प्लेस, एंड इसीलिए उसको दो प्लेस पे हम रिकॉर्ड करते हैं। दो प्लेस पे रिकॉर्ड करना मतलब क्या, दो अकाउंट यूज़ में आना, दो अकाउंट को रिकॉर्ड करना। ओके, इन अदर वर्ड एटलीस्ट टू अकाउंट विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन, है ना। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, अच्छे से समझने के लिए। राम स्टार्टेड बिजनेस बाई investing in a sum of rupees 50 lakh। The amount of money brought in by Ram will result in an increase in the asset of business by 50 lakh, है ना। तो समझ लो राम है, उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उस बिज़नेस में उसने इन्वेस्ट किया 50 लाख रुपीज़, और जब वो पैसा बिज़नेस में लाया तो बिज़नेस का कैश बढ़ गया, कितने से, 50 लाख रुपीज़ से। और एट द सेम टाइम अगर देखा जाए, एट द सेम टाइम द ओनर इक्विटी और कैपिटल भी जिसको बोल सकते हैं, वो जो ओनर है उसकी पूंजी भी, उसकी कैपिटल भी इंक्रीज़ हुई इक्वल अमाउंट से, है ना।
तो उस एट द सेम टाइम अब देखो दो अकाउंट आ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट भी इंक्रीज़ हुआ जितना उसने इन्वेस्ट किया और कैश भी इंक्रीज़ हुआ बिजनेस के लिए, है ना। तो इसीलिए हर ट्रांजैक्शन का डुअल एस्पेक्ट होता है. दिस इज़ द एग्जाम्पल विच प्रूव्स इट. This means it may seems that two items that got affected by this transaction are cash and capital account. ठीक है, कैश और कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. Let us take another example to understand this point further. Suppose the firm purchased good worth 10 lakh on cash. This will increase an asset stock of goods. On other hand, reduce another asset on the कैश ऑन द अदर. ठीक है, सपोज़ एक और एग्जांपल लेते हैं. समझ लो हमने एक गुड्स परचेस किया है 10 लाख रुपीज़ का और हमने उसके लिए पैसे दिए हैं. तो सीधी बात है, जब गुड्स हमको 10 लाख रुपए की मिलेगी तो वो हमारी प्रॉपर्टी होगी, बिज़नेस की एसेट होगा हमारा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो परचेस अकाउंट है वो बढ़ेगा 10 लाख रुपीज़ से. बट हमको जब कैश में देना पड़ेगा पैसा तो हमारा एक एसेट कम होगा. तो यहाँ पर भी देखिए डुअल एस्पेक्ट हुआ, दो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं. एक आ रहा है, एक जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एक जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है. ओके, तो दिस इज़ द अनदर एग्जाम्पल ऑफ डुअल कॉन्सेप्ट. Now this will increase an asset, on the other hand reduce another asset, cash. Similarly, if firm purchase a machine worth 30 lakh on credit from Reliable Industries, this will increase an asset machinery, on the other hand liability such as creditor on the other. ठीक है, जैसे कि हम कोई मशीन ख़रीद रहे हैं 30 लाख रुपए में, तो और क्रेडिट पे ले रहे हैं, अभी पैसे नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर भी दो अकाउंट आ जाएंगे अपने. पहले तो मशीन आ जाएगा कि मशीन ख़रीद रहे हैं, अब बिज़नेस में आने वाला है तो उसका अकाउंट बन जाएगा. दूसरी चीज़, हम अभी उसको पैसे दिए नहीं हैं, पैसे नहीं दिए हैं मतलब उधार पे लिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो बिज़नेस के उधार क्रेडिटर्स हैं जिनको हमको उधारी पे करना है वो बढ़ चुका 30 लाख से. ठीक है, तो यहाँ पर भी दो अकाउंट आ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएगा और एट द सेम टाइम मशीन एसेट हमारे बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पर भी दो. दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ डुअल कॉन्सेप्ट. दिस टाइप ऑफ डुअल effect take place in case of all business transaction is also known as duality principle. इसको हम duality principles भी बोलते हैं. The duality principle is commonly expressed in terms of fundamental accounting equation. तो ये duality principle जो है इसको हम basically एक equation में express करते हैं, जो equation इस तरीके की है कि जितनी भी business की assets होती है, जितनी भी उसकी वर्थ हो, वो हमेशा इक्वल होती है बिज़नेस की लाइबिलिटी और बिज़नेस में जितना कैपिटल इन्वेस्टेड है उसके सम के बराबर होती है. हमेशा इक्वल होती है, हमेशा हर ट्रांजैक्शन में वो इक्वल होती है. आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि ज़रूरी भी नहीं है कि आप क्या बोलते हैं साल के लास्ट में देखो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी और नॉट. आप किसी भी पॉइंट में, है ना, किसी भी ट्रांजैक्शन के पॉइंट में 6 महीने बाद भी अगर आप कभी ऐसे चेक करोगे तो आप पाओगे कि एसेट जो है वो हमेशा आपकी लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है. दैट एक्सप्रेस द डुअलिटी प्रिंसिपल. इन अदर वर्ड्स द इक्वेशन स्टेट दैट एसेट ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ ओनर एंड द आउटसाइडर. दैट व्हाट आई टोल्ड यू. द क्लेम्स आर कॉल्ड इक्विटी ऑफ ओनर इज कॉल्ड एज कैपिटल. ठीक है, तो जो ओनर की वो रहती है, क्लेम्स रहते हैं, वो हम कैपिटल कहते हैं. जो ओनर, जितना ओनर इन्वेस्ट करता है, ओनर की जितनी बिजनेस के पास एक तरह से लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी होती है, उसको हम कैपिटल कहते हैं. एंड दैट ऑफ आउटसाइडर एज लाइबिलिटी. The two-fold effect of each transaction affect. अरे this is my one of my student he is messaging. ओके गाइज़, मैं अगली बार से कोशिश करूँगी कि मैं क्या बोलते हैं मोबाइल आपका एयरप्लेन मोड में करके वो करूँ. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना. तो यही बोल रहा है कि प्रिंसिपल अकाउंटिंग इक्वेशन डुअलिटी जो प्रिंसिपल है, इन दैट डुअलिटी प्रिंसिपल्स एसेट आर ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इन अ बिजनेस. ओके, now we will see the revenue realization concept. That is very important. Listen to it carefully, and this is the last concept I'm covering in this video. Okay, the concept of revenue recognition requires that revenue of a business for a business transaction should be included in the accounting records only when it is realized. Here arises two questions in mind, है ना.
first in terms of as revenue and the other when the revenue is realized. Let us take the first one. तो इस ये कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि रेवेन्यू तभी रिकॉग्नाइज्ड हो रिकॉग्निजन होना चाहिए दैट बिज़नेस के लिए जब वो जो रिवेन्यू है आपका जो तब आपको वो कैश में जब आपको मिल रहा हो, ठीक है, जब आपको वो कैश में मिल रहा हो तभी आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज्ड करो, ठीक है। तो इससे दो चीज़ माइंड में आते हैं, पहला कि इस टर्म एज रिवेन्यू, फर्स्ट इस टर्म एज रिवेन्यू एंड अदर द रिवेन्यू इज़ रियलाइज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं रिवेन्यू क्या होता है और रिवेन्यू इज़ रियलाइज्ड क्या होता है ना। तो सबसे पहला रिवेन्यू वो होता है जैसे कि हम जब भी गुड्स को वो करते हैं, क्या बोलते हैं, सेल करते हैं, हमको कहीं से रेंट मिल रहा है हमारे बिज़नेस में, हम बिज़नेस का कोई एरिया पड़ा हुआ है ऐसे ही जहाँ बिज़नेस का वर्क नहीं हो रहा है तो हम उसको रेंट पे दे दिए, ठीक है। हमको जितनी भी बिज़नेस की इनकम है, कहीं पर हम इन्वेस्ट करें अपने बिज़नेस के नाम पे तो वहाँ से इंटरेस्ट आ रहा है, तो जितनी भी बिज़नेस की इनकम है उसको हम रिवेन्यू बोलते हैं, भले वो अर्नड हो या अर्नड ना हो, है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है कि रिवेन्यू इज़ रियलाइज्ड, तो ऐसा रिवेन्यू जब वो आपको कैश के रूप में मिल जाए तब हम उसको बोलते हैं रिवेन्यू इज़ रियलाइज्ड। ओके, लेट अस टेक द फर्स्ट वन। रिवेन्यू इज़ द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम, जो मैंने आपको बताया, द सेल ऑफ गुड्स। तो रिवेन्यू मतलब होता है जो भी आपका इनफ्लो हो रहा है कैश का, द सेल ऑफ गुड्स सर्विस बाय एंटरप्राइज यूज बाय अदर ऑफ द एंटरप्राइज रिसोर्सेज यील्डिंग इंटरेस्ट, रॉयल्टी, डिविडेंड। सेकेंडली, revenue is assumed to be realized when a legal right to receive it arises, the point of time when goods has been sold or service has been rendered, है ना। तो रिवेन्यू इज़ रियलाइज्ड इसमें ये बोल रहा है, एक्चुअली मेरे से थोड़ी गलती हो गई, बेसिकली रिवेन्यू आपको वो बोल रहा है जब आपको कैश में चीज़ें मिलें, ठीक है। द सेल ऑफ, जब आप गुड्स सर्विस को सेल कर रहे हो, जब आप क्या बोलते हैं आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जब वो कैश में मिले, रॉयल्टी या डिविडेंड मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं रिवेन्यू। बट रिवेन्यू रियलाइज्ड हम तब बोलते हैं जब आपको क्या बोलते हैं, आप जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आप ट्रांजैक्शन, आप क्या बोलते हैं एक बिज़नेस को अपने गुड्स सोल्ड कर रहे हो तो आप एक लीगली तरीके से आप उसको वहाँ तक पहुँचा दे रहे हो। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है ना, लीगली जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है, भले अभी कैश नहीं आया है, अभी उसने पैसा नहीं दिया है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा जो हुआ है, ख़त्म हुआ है, उसको हम ये वाले केस को बोलते हैं रिवेन्यू रियलाइज्ड, ठीक है। सेकेंडली, रिवेन्यू इज़ अज्यूम टू बी रियलाइज्ड व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस, ठीक है। लीगल राइट जब अराइज होता है, मतलब कि जैसे आप क्या बोलते हैं, जैसे कि आपको कोई सर्विस किसी को देनी है और वो सर्विस जो है आपने उसको क्या बोलते हैं दे दी है, बस अब पैसा आना बाकी है ना। तो आपने लीगली जो भी आपको सर्विस रेंडर करना था या गुड्स पहुंचाना था, आपने लीगली वो काम पूरा कर दिया, अपनी तरफ से अपना सर्विस, अपना जो भी आपको सोल्ड करना था आपने वो चीज़ कर दिया लीगली। आप अब कुछ क्या बोलते हैं बाउंड नहीं हो, ठीक है। अब आपने कंप्लीट कर दिया अपना टास्क, उसके वो जो होता है ना, वो पॉइंट होता है गुड का, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू इज़ रियलाइज्ड, ठीक है। द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैज़ बीन सोल्ड or service has been rendered, thus credit sales are treated as revenue on the day sales are made and not when money is received from the buyer, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग जो भी क्रेडिट सेल्स को हम रिवेन्यू में, देखना आप जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ना तो रिवेन्यू को हम लिखते हैं, ठीक है, क्रेडिट सेल्स को भी हम इंक्लूड करते हैं अपने प्रॉफिट में। तो यही चीज़ बोल रहा है कि हम प्रॉफिट को जो अपना रिवेन्यू है वो तभी रियलाइज्ड कर लेंगे जब हम उसका जो भी लीगल वो है, क्या बोलते हैं लीगल क्राइटेरिया, उसको कंप्लीट कर लेंगे। मतलब जो भी जिसके पास भी पहुंचाना है हमको, अपनी सर्विस रेंडर करनी है, वो चीज़ हम कंप्लीट कर दिए हैं, तभी हम मानेंगे कि हमारा रिवेन्यू जनरेट हो गया है या रिवेन्यू हमारा रियलाइज्ड हो गया है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्रेडिट सेल्स को भी अपने प्रॉफिट में शो कर देते हैं। As far income such as rent, commission, interest, etc., these are recognized on the time basis. For example, rent for the month of March 2017, even if interest in April 2017 will be taken in the profit and loss of the financial year ending 31st March 2017 and not in financial year beginning with April 2017. तो इसमें ये बोल दिया है
कि आपको जो भी, जैसे समझ लो किसी ने आपको क्या बोलते हैं, जो फाइनेंशियल आपका देखो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे बहुत डिपेंड करता है। फाइनेंशियल ईयर मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस को, आपकी स्टार्टिंग डेट क्या है और एंडिंग डेट क्या रखते हो, ठीक है। जितने भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो ट्रांजैक्शन का एक पर्टिकुलर पीरियड, जिसे हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में देखे थे कि डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वो जो 1 साल का टाइम है उसके अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हुए आप उसका एक रिकॉर्ड बनाते हो, रिपोर्ट बनाते हो, ठीक है, सो दैट आप उसको इंटरप्रिटेट कर पाओ, उसके यूजर्स को कम्युनिकेट कर पाओ। तो आप जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाते हो, तो आप समझ लो जैसे 31 मार्च को बनाते हो, तो 31 मार्च आप ये समझ लो कि आप फरवरी में क्या करे हो, एडवांस पे कर दियो अपना रेंट 3 महीने का, है ना। तो आप, ऐसा नहीं है कि जब आप फाइनेंशियल अकाउंट बनाओगे तो आप ये दिखाओगे कि हमने जो पे किया है वो क्या बोलते हैं 3 महीने का कर दिया है। आप इसको बिल्कुल नहीं शो करोगे, है ना, कि हमने पे शो कर दिया है। आप उसको उल्टा, आप उतना ही एक्सपेंस अपने काटोगे अपने प्रॉफिट में से जितना इस साल से रिलेटेड है ना, उतना ही काटोगे जितना आपका इस साल से रिलेटेड है। जैसे समझ लो आपको इंटरेस्ट कहीं से मिला है, आपको इंटरेस्ट मिला है, समझ लो क्या बोलते हैं, अभी आपका 31 मार्च तक फाइनेंशियल अकाउंट बन रहा है और आपको दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिला है कहीं का, है ना। तो आप तो उसको ये शो नहीं करोगे कि क्या बोलते हैं 3 महीने का इंटरेस्ट आपको शो करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो जनवरी फरवरी मार्च में भी तो होगी ना, बट वो अभी तक क्या है, रियलाइज्ड नहीं हुई है, आई नहीं है कैश में। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लिखोगे नहीं, आप उसको लिखोगे, क्योंकि आपका वो 1 साल, वो आपका उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है। जो भी इनकम उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, वेदर दे आर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, दैट शुड बी कंसिडर्ड इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस। ये रूल है, ठीक है। तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट का यही रूल है कि आप रिवेन्यू को ऐसा नहीं कि तब रिकॉग्नाइज करोगे जब कैश आएगा, आप एक्सपेंस को तब रिकॉग्नाइज करोगे जब आप पे कर रहे हो, जब वो चीज़ सर्विस रेंडर्ड हो जाएगी। या तो दूसरा हमको सर्विस दे रहा है या तो हम किसी को सर्विस दे रहे हैं। अगर हम वो सर्विस रिसीव कर लेता है आगे वाला पार्टी, या हम किसी की सर्विस रिसीव कर लेते हैं, भले पेमेंट अभी हुई या नहीं हुई, और वो जो सर्विस है वो इस साल से रिलेटेड है, सबसे पहला इस साल से रिलेटेड होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर वो सर्विस रेंडर्ड हो गई है या तो हमारे द्वारा या तो हम किसी को दे रहे हैं उसके द्वारा, तो आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है, वेदर कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, आप समझे होगे जो मैं आपको समझा रही हूँ। नाउ ओके, स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड बाय।